हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपको बायोलॉजी में परिसंचरण तंत्र पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र को, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, शरीर में रुधिर का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। जो रुधिर का परिसंचरण होता है वो सदैव एक निश्चित दिशा में होता है, हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है रुधिर का परिसंचरण। और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। जो रुधिर परिसंचरण का कार्य है उसको संपादित किया जाता है हृदय के द्वारा। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी भाई रुधिर परिसंचरण की खोज? विलियम हार्वे ने की थी रुधिर परिसंचरण की खोज। बहुकोशिकीय, क्या? बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर जो पोषक पदार्थों का परिवहन होता है या उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है या गैसों का परिवहन होता है, उसके लिए एक तंत्र होता है जिसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है बहुकोशिकीय जंतुओं में। आगे बात करते हैं, देखिए परिसंचरण के बारे में। आगे है, देखिए मनुष्य में रुधिर तथा लसिका द्वारा, किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा और लसिका के द्वारा पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट उत्पाद जैसे विविध पदार्थ संबंधी अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? रुधिर के द्वारा और लसिका के द्वारा। जो पचा हुआ भोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, हार्मोन्स होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अंगों तक, विभिन्न अंगों तक और ऊतकों तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो हमारे लसिका और रुधिर करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, रुधिर एवं रुधिर वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। जो रक्त परिसंचरण होता है वो हृदय के द्वारा, रुधिर के द्वारा और रक्त वाहिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा बना हुआ होता है। तो देखिए आगे बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में, मतलब हृदय के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हृदय के बारे में। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जो हमारा हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। उसकी आकृति कैसी होती है? जैसे कि हमारी बंद मुट्ठी, जो दोनों फेफड़ों के मध्य बक्स गुहा में स्थित रहता है। कहां पर रहता है? बक्स गुहा में स्थित रहता है तथा थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। थोड़ा सा क्या होता है? ये बाईं तरफ झुका हुआ होता है हमारा हृदय। यह एक दोहरी झिल्ली, जिस झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है, उससे घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा रहता है? पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा हुआ रहता है हमारा हृदय। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है, क्योंकि हम मनुष्य के हृदय के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, जिनमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। जो सामान्य मनुष्य होता है उसके हृदय का वजन जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है। आगे बात करते हैं, देखिए हृदय के बारे में। देखिए हृदय जो होता है यह प्रति मिनट, मतलब प्रत्येक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है भाई? 70 से 80 बार धड़कता है प्रत्येक मिनट में हृदय मनुष्य का। एक वयस्क व्यक्ति का
रक्तचाप लगभग 120/80 होता है। जो वयस्क व्यक्ति होता है उसका रक्तचाप 120/80 होता है। यह रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। मतलब अगर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। मतलब जो हमारा हृदय आराम करता है वो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए प्रकुंचन दाब, जो 120 mmHg होता है उसको प्रकुंचन दाब कहते हैं, और जो आकुंचन दाब होता है वो 80 mmHg होता है, उसको आकुंचन दाब कहते हैं। हृदय लगभग 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। मतलब जो हृदय के रक्त को पंपिंग करने की रफ्तार है वो लगभग 1 मिनट के अंदर 5 लीटर रक्त पंपिंग करता है। कितना करता है भाई? लगभग 5 लीटर 1 मिनट के अंदर। आगे बात करें, देखिए नाड़ी की गति हृदय स्पंदन गति से लगभग कितना होती है? 70 से 90 के समान होती है। कितनी प्रति मिनट में? 70 से 90 बार धड़कती है। ठीक है, जो नाड़ी फुदकती हुई दिखाई देती है वो 70 से 90 बार दिखाई देती है प्रति मिनट में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बुखार वगैरह चेक करते हैं डॉक्टर लोग। आगे देखिए रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। जो रूमेटिक हृदय रोग होता है उसका इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए एक यंत्र होता है ईसीजी, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। यह एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मतलब हमारे हृदय के अंदर अगर कोई रोग हो जाता है या कोई भी कमी दिखाई देती है तो उसके लिए हमारे हृदय की ईसीजी करी जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे हृदय के अंदर क्या कमी या क्या परेशानी है। आगे बात करते हैं, देखिए हार्ट अटैक, मतलब कि हृदय घात के लक्षण के बारे में। जो हृदय घात के लक्षण होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सीने में तेज दर्द होना, तेज पसीना आना एवं जी मिचलाना, यह सभी हृदय घात के लक्षण होते हैं। बाह में दर्द होना एवं झंझनाहट होना, ये सभी हृदय घात के लक्षण होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करें। देखिए कभी कभी नवजात शिशुओं, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें साइनोटिक हृदय रोग हो जाता है। अब देखिए साइनोटिक हृदय रोग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हृदय की संरचनात्मक गड़बड़ी, जैसे कि फोरोमैन ओवेल का जमनोपरांत भी बंद न होना आदि, यह लक्षण होते हैं साइनोटिक हृदय रोग के। इसके कारण क्या होता है कि रक्त का पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। जो रक्त होता है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता है। मतलब कि ऑक्सीजन से युक्त होना, मतलब कि उसके अंदर पूर्ण ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, देखिए जिससे क्या होता है कि जिससे उनकी त्वचा, मतलब नवजात शिशु की बात चल रही, नवजात शिशु की त्वचा, नाखून, होठ आदि का रंग असामान्य रूप से नीला हो जाता है। कैसे हो जाता है? नीला पड़ जाता है। मतलब उनके होठों का रंग, उनकी त्वचा का रंग, उनके नाखून का रंग कैसा हो जाता है भाई? नीला पड़ जाता है इस बीमारी के अंतर्गत। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब इस बीमारी का जो लक्षण होता है उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। एवं ऐसे शिशुओं को जिनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं उनको ब्लू बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ब्लू बेबी कहते हैं। अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण रंग का नीला पड़ जाना साइनोसिस, क्या होता है? साइनोसिस होगा भाई, ये साइनोसिस भी कहलाता है। मतलब कि जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति न हो, और आप जानते हैं कि एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होता है? हमारे रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, तो
देखिए ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या हो जाता है कि हमारे जो शरीर का रंग है वो नीला पड़ जाए, तो उसमें क्या होता है कि ये साइनोसिस के भी लक्षण होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, साइनोसिस में भी ये जो है रक्त या सॉरी कहेंगे कि रंग शरीर का वो कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के कारण क्या होता है, ये साइनोसिस का भी लक्षण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है कि साइनोसिस भी इसको कहा जाता है। कभी कभी फेफड़े द्वारा रक्त को शुद्ध न कर पाना भी इसका एक कारण होता है। मतलब फेफड़ों के द्वारा रक्त को पूरी तरीके से शुद्ध ना कर पाना भी इसका एक कारण होता है। साइनोसिस का एक अन्य कारण जिसको मीथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं, मीथेमोग्लोबिनेमिया भी है। इसमें क्या होता है कि भूमिगत जो प्रदूषित जल होता है उससे क्या होता है, नाइट्रेट नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है एवं शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। शरीर का रंग कैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है। आगे बात करते हैं रुधिर वाहिकाएं। आगे बात करते हैं, देखिए रुधिर वाहिकाएं किन के बारे में बात करते हैं, रुधिर वाहिकाओं के बारे में। रक्त रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है या बहता है, किन में, रक्त रुधिर वाहिकाओं में। और रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक तो धमनियां, एक शिराएं और एक केशिकाएं। अब देखिए पहली रुधिर वाहिका के बारे में देखते हैं, धमनी के बारे में। ठीक है, धमनियों के बारे में देखें, धमनियां। ठीक है, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। मतलब जो शुद्ध रक्त या हृदय से जो पूरे शरीर के अंदर सभी अंगों के अंदर जो रक्त ले जाने का कार्य करती हैं वो हमारी धमनियां करती हैं। फेफड़ों में जाने वाली फुसफुसिए धमनियों के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मतलब फुसफुस धमनी को छोड़ करके अन्य सभी धमनियां जो होती हैं उनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। धमनियां शरीर में काफी गहराई में स्थित होती हैं। जो धमनियां होती हैं शरीर में काफी गहराई में स्थित होती हैं। आगे बात करते हैं इनके बारे में। देखिए महाधमनी, अब देखिए महाधमनी के बारे में बात करें, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। कहां से पहुंचाती है शुद्ध रक्त को, बाएं निलय से, हृदय के बाएं निलय से। आगे बात करते हैं, देखिए फुसफुसीय धमनी के बारे में। यह दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती है। कहां से पहुंचाती है भाई, दाएं निलय से। कहां तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। आगे बात करें देखिए धमनी के बारे में, दायां अलिंद। ठीक है, दायां अलिंद जो है यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। जो दायां अलिंद होता है वो शरीर से कैसा रक्त प्राप्त करता है, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। बाएं अलिंद के बारे में बात करते हैं। बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर, मतलब कहां से आता है बाएं अलिंद के अंदर, फेफड़ों से आता है। और फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो आकर के कहां जाता है, बाएं निलय में जाता है। कहां पर जाता है भाई, बाएं निलय में जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं शिराओं के बारे में। किनके बारे में, शिराओं के बारे में। तो देखिए ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती हैं। मतलब कि जो रुधिर होता है, मतलब अशुद्ध रक्त बहता है इनके अंदर, तो ये क्या करती हैं कि पूरे शरीर से जितना भी अशुद्ध रक्त है उसको कहां तक लाने का कार्य करती हैं, हृदय में। ठीक है, फुसफुस शिराएं, जो फुसफुस शिराएं होती हैं उनके अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। कैसा रक्त बहता है भाई, अशुद्ध रक्त बहता है फुसफुस शिराओं को छोड़ करके। शिराएं त्वचा के समीप पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती है, त्वचा के समीप पाई जाती हैं। आगे देखिए महाशिरा जो होती है यह हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। ठीक है, कैसी,
जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उस रक्त की आपूर्ति करता है महाशिरा। यह दो प्रकार का होता है। देखिए नंबर एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा। ठीक है, आगे बात करते हैं देखिए फुसफुस शिरा के बारे में। किसके बारे में? फुसफुसीय शिरा के बारे में। तो देखिए जो फुसफुसीय शिरा होती है यह शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। ठीक है, जो फुसफुस शिरा होती है वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेती है और कहां तक पहुंचाती है? बाएं अलिंद तक पहुंचाती है। आगे बात करें देखिए दाएं निलय के बारे में, तो यह अशुद्ध रक्त फुसफुसीय धमनी में भेजता है। जो दायां निलय होता है वो अशुद्ध रक्त को कहां पर भेजता है? फुसफुसीय धमनी में भेजता है। आगे बात करें देखिए बाएं निलय के बारे में, यहां से शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचाया जाता है। कहां पर पहुंचाया जाता है भाई? शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचाया जाता है। आगे बात करते हैं देखिए रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाओं के बारे में अगर हम बात करें, देखिए रुधिर केशिकाएं जो होती हैं उनके बारे में, ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं या वाहिकाएं होती हैं। कैसी होती है? बहुत छोटी महीन वाहिनियां होती हैं रुधिर की। इनकी भित्ति की मोटाई केवल एक केशिका के स्तर की ही होती है। एक केशिका के स्तर की होती है। ये धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, मतलब धमनियों को शिराओं से जोड़े रखती हैं। कौन? केशिकाएं। शिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो शिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। बाएं अलिंद कोमा बाएं निलय में, जो बाएं अलिंद होता है बाएं निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। जो बायां अलिंद होता है वो बाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जहां एक वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वहां पर एक वाल्व पाया जाता है। इसे द्विकपाटीय, क्या? द्विकपाटीय वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विकपाटीय वाल्व कहते हैं। दायां अलिंद बाएं निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। जो दायां अलिंद होता है वो बाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जहां एक त्रिकपाटीय वाल्व पाया जाता है। कैसा वाल्व पाया जाता है? त्रिकपाटीय वाल्व पाया जाता है। आगे बात करते हैं देखिए, आगे बात करें देखिए नेक्स्ट, हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोएट्रियल नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। क्या करता है वो? हृदय गति को नियंत्रित करता है। सिनोएट्रियल कौन करता है? सिनोएट्रियल नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसको? प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है सिनोएट्रियल नोड को। किसको कहा जाता है? सिनोएट्रियल नोड को कहा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर। क्या कहा जाता है भाई? प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। हृदय की पेसमेकर कोशिकाएं विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं। क्या करती है भाई? ये विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती है। पेसमेकर की जो कोशिकाएं होती हैं जो स्पंदन को निष्पादित करती हैं, जो स्पंदन को कहती हैं निष्पादित करती हैं। आगे बात करते हैं देखिए हार्ट मर्मरिंग, जो हार्ट की आवाज होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये हृदय की वे ध्वनियां हैं जो हृदय कपाटों या हृदय के निकट स्थित रक्त शिराओं में रक्त प्रवाह के कारण उत्पन्न होती हैं। बच्चों की तेज वृद्धि के समय इसका होना सामान्य होता है। जब बच्चों की तेज वृद्धि होती है इसका होना सामान्य होता है, जो बड़े होने पर सामान्य चला जाता है। जो क्या हो जाता है? बड़े होने पर सामान्य हो जाता है, सामान्य चला जाता है। आगे बात करें देखिए, आगे कभी कभी गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप या बुखार के समय हृदय के तेज धड़कने से हृदय को
अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह को संभालना पड़ता है। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या करना पड़ता है, रक्त के प्रवाह को संभालना पड़ता है। इस कारण भी हार्ट मरमरिंग होता है। हार्ट क्या होता है, मरमरिंग होता है। यह सामान्य मरमरिंग है। कैसा है, सामान्य मरमरिंग है एवं हानि रहित होता है। परंतु जब मरमरिंग क्षतिग्रस्त या अति कार्य किए हुए हृदय कपाट के कारण होता है तो यह असामान्य मरमरिंग होता है, जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं, देखिए रुधिर के बारे में। किसके बारे में बात करें, देखिए ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में बात करेंगे। देखिए रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है भाई, तरल संयोजी उत्तक होता है तथा प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है और एक तरल संयोजी उत्तक है हमारा रुधिर, जो मुख्यतः दो अवयवों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 रुधिर कोशिकाएं। किनसे मिलकर बना होता है, दो मुख्य अवयवों से मिलकर के बना होता है, तो प्लाज्मा और एक रुधिर कोशिकाएं। देखिए आगे बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में बात करें, देखिए मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग 55% होता है। मतलब जो रक्त का कुल आयतन होता है उसका 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। यह रंगहीन तरल है, जिसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन तरल होता है हमारा प्लाज्मा, एवं इसका अधिकाधिक भाग लगभग 90% भाग जल होता है। कितने प्रतिशत भाई, पूरे प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है। देखिए रक्त के अंदर तो केवल 55% प्लाज्मा पाया जाता है, मगर उसका प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है उसके अंदर जल पाया जाता है। इसमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। यह CO2 हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है। कौन, प्लाज्मा। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन एवं फाइब्रिनोजन यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं ये, यकृत के अंदर बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए रक्त कोशिकाएं के बारे में। किनके बारे में बात करते हैं, रक्त कोशिकाओं के बारे में। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लाल रक्त कोशिकाएं, नंबर 2 श्वेत रक्त कोशिकाएं, नंबर 3 प्लेटलेट। आगे बात करते हैं, देखिए लाल रक्त कोशिकाएं। किनके बारे में बात करेंगे, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, इनको कहा जाता है RBC, रेड ब्लड सेल से भी कहा जाता है, इनको रेड ब्लड कॉर्पस भी कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है इसको, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है हमारी लाल रक्त कणिकाओं को। ये जो कोशिकाएं होती हैं गोलाकार होती हैं। कैसी होती है भाई, ये गोलाकार की होती है एवं इनमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं की जो कोशिका है इनके अंदर नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। कैसा होता है भाई, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही क्या होता है, रुधिर का रंग लाल होता है। ये O2 के वहन का कार्य करती है। क्या करती है, O2 के संवहन का या वहन का कार्य करती है। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों का होता है और ऑक्सीजन का वहन करना इनका कार्य होता है। रक्त का सामान्य पीएच स्तर या पीएच मान जो होता है वो 7.35 से 35 से 7.45 के बीच में होता है। ठीक है, इतना पीएच मान होता है हमारे रक्त का। आगे बात करें, देखिए श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में हम बात करें, WBC, इनका एक अन्य नाम है ल्यूकोसाइट्स के नाम से इनको जाना जाता है।
ये अनियमित आकार की व केंद्रक युक्त होती हैं। देखिए एक अपवाद होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनके केंद्रक में जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, एक तो ऊंट और एक लामा, ये दो अपवाद होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है। अब देखिए इनकी संख्या भी कम होती है श्वेत रक्त कणिकाओं की लाल कणिकाओं की अपेक्षा। ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, मतलब रोगों से शरीर की रक्षा करती है, संक्रमण से शरीर की रक्षा करने का कार्य करती हैं हमारी WBC। ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं। जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, देखिए कौन कौन सी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, उनसे सबसे बड़ी होती है WBC। 3 कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं, कौन कौन सी, एक तो प्लेटलेट, WBC, आरबीसी। तो सबसे बड़ी जो होती है वो WBC होती है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिनों तक होता है, कुछ स्रोतों में 13 से 20 दिन भी हो सकता है। ठीक है। मोनोसाइट या केंद्र काणु सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है। कौन होता है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण? मोनोसाइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए WBC के बारे में, देखिए लसिका कोशिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाओं के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। किनके घटक होते हैं भाई? महत्वपूर्ण घटक श्वेत रुधिर कणिकाओं के घटक होते हैं। एवं ये सबसे छोटी WBC है। क्या होती है? सबसे छोटी WBC होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं। इनका निर्माण लसिका गांठों, पीलिया, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। देखिए कहां पे होता है? लसिका गांठों में हो जाता है, पीलिया में भी होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है और अस्थि मज्जा में भी इनका निर्माण होता है। ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती है और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करती है वो हमारी WBC ही करती है। देखिए ये उसी का भाग है, लसिका जो है WBC का ही। ठीक है, जो 2 भागों में बटा हुआ है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए एड्स होने पर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। मतलब WBC की संख्या जो है वो बहुत कम हो जाती है जब एड्स रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए प्लेटलेट्स के बारे में। किनके बारे में बात करते हैं? प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। इनका अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहकर पुकारा जाता है प्लेटलेट्स को। ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होती है। ये भी कैसी होती है? सूक्ष्म एवं रंगहीन होती है। इनका कोई रंग नहीं होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वैसे ही इनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रुधिर स्कंदन, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा करने में सहायक होती हैं या रक्षा में सहायक होती हैं। ये हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं। रक्त कोशिकाओं, अब देखिए आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स आदि का निर्माण जन्म से लेकर वयस्कों तक में लाल अस्थि मज्जा में होता है। मतलब रेड बोन मैरो में होता है। परंतु अगर भ्रूण के अंदर आप देखेंगे तो भ्रूण के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो पीलिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भाई? पीलिया के अंदर। और कहा गया है कि जब जन्म हो जाता है और मृत्यु तक, ठीक है, जहां पर बनता है ब्लड हमारा, ये आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स बनती हैं, वो रेड बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ठीक है, जन्म से लेकर वयस्क तक। ठीक है, या मृत्यु तक भी, कभी तक भी अगर हमारे शरीर के अंदर खून का निर्माण जारी रहता है बनना,
तो समझ लीजिए वो कहां पर बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। पीलिया को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं, मतलब आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो पीलिया, लीवर इनके अंदर होती है। स्प्लीन कहा जाता है पीलिया को, जहां पर आरबीसी की मृत्यु होती है, क्योंकि यह मृत आरबीसी का निपटान करती हैं, मतलब उनको खत्म करने का कार्य करती हैं पीलिया, स्प्लीन जिसको कहा जाता है, या लीवर। आगे बात करते हैं, देखिए रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्रंथि करती है। जो रक्तदाब होता है उसका जो नियंत्रण किया जाता है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। आरबीसी की सामान्य संख्या वयस्क पुरुषों में 4.6 से 6 मिलियन प्रति मिमी की घात 3 होती है। ठीक है, इतनी होती है वयस्क पुरुषों के अंदर। ठीक है, आरबीसी की संख्या, ठीक है, 4.6 से 6 मिलियन तक होती है। अगर बात करें वयस्क महिला के अंदर तो 4.2 से 5 मिलियन तक होती है। किनके अंदर, महिलाओं के अंदर आरबीसी की संख्या। आगे बात करते हैं, देखिए मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, इस्कीमिया कहलाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके अंदर जो खून होता है, ब्लड होता है, वो 5 से 6 लीटर होता है। रुधिर में हिपेरिन या एंटीथ्रोम्बिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ पाए जाने के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता, मतलब रक्त जो है वो शरीर के अंदर नहीं जमता है हिपेरिन प्रोटीन के कारण। हमारे जो रक्त है उसके अंदर थक्का नहीं बनता है शरीर के अंदर। आगे बात करते हैं रुधिर का कार्य। हमारे रक्त का कार्य क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए रुधिर के कार्य के बारे में, परिवहन O2, CO2 हार्मोन्स एवं अपशिष्टों का परिवहन करने का कार्य करता है हमारा रक्त। आगे करता है कि रोगों से बचाव, रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी विषैले बाहरी तथा असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए क्या करता है रुधिर का कार्य क्या होता है। शरीर की सफाई, टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कच्चे या मलबे आदि का WBC भक्षण कर नष्ट कर देते हैं, या नष्ट करते हैं मतलब उनका भक्षण कर लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। कौन, WBC। शरीर ताप का नियंत्रण, जब देखिए शरीर ताप का नियंत्रण कैसे होता है, जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय के फलस्वरूप रुधिर ताप बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा की, जो रुधिर होता है वो त्वचा की रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में बहकर शरीर ताप का नियंत्रण करते हैं। शरीर ताप का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए इसके कार्य के बारे में रक्त के। देखिए थक्का जमाना क्या होता है, घाव पर रुधिर के थक्का जमाने से रुधिर का बहाव बंद हो जाता है। जो रुधिर का अगर थक्का जम जाता है तो रुधिर बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आगे बात करते हैं रुधिर का थक्का जमना। तो देखिए रुधिर के थक्के जमने के बारे में हम बात करते हैं। देखिए रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है। और रुधिर के जमने के प्रमुख चरण निम्न है। अब देखिए प्रमुख चरण क्या होते हैं कि सामान्य रुधिर जो होता है रुधिर वाहिनी में नहीं जमता, परंतु जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। कौन सा होता है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ
स्रावित होता है। देखिए छत ऊपर, उसके बाद प्लेटलेट्स, ये मिलकर के क्या बनाती हैं भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है। क्या करती हैं ये मिलकर के, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती हैं। आगे बात करती हैं, देखिए इसमें क्या होता है रक्त का थक्का जमने में। देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होती है एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं जो कैल्शियम होता है उसकी उपस्थिति में रुधिर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन नामक एक पदार्थ होता है जो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है भाई, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। कैसे, अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है फाइब्रिन के, और फाइब्रिन के तंतु एक जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है उस जाल के कारण, फाइब्रिन के तंतुओं के जाल के कारण। आगे बात करते हैं, देखिए रुधिर वर्ग के बारे में बात करें। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स के बारे में सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है। जो सभी मनुष्य होते हैं उनमें रुधिर एक समान नहीं पाया जाता है। इसकी खोज की थी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने। मनुष्य का रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजन के कारण भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। देखिए आगे बात करते हैं रुधिर के एंटीजेंस तथा एंटीबॉडी के बारे में। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य के शरीर में गलत रुधिर आधान के कारण होने वाले अभिश्लेषण दो विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होते हैं। किनके कारण होते हैं भाई, प्रोटीन के कारण होते हैं, जिन्हें एंटीजेंस तथा एंटीबॉडी कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है, दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। कौन सी, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। रक्त दाब का जो मापक यंत्र होता है वो स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। मानव शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो मानव शरीर होता है उसका जो रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। व्यक्ति के वृद्ध होने पर सामान्यतया उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसका रक्तचाप थोड़ा बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए एंटीजेंस के बारे में। ठीक है, तो एंटीजेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रतिजन वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। इन्हें एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। ये सदैव लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए पाए जाते हैं। या किन में पाए जाते हैं, आरबीसी के अंदर ही पाए जाते हैं। दोनों प्रोटीन मैंने आपको बताया, एंटीजन जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, किनमें, आरबीसी के कणों में। आगे बात करते हैं, देखिए एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जो एंटीजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित अर्थात वंशागत होते हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो ये क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। मनुष्य में एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए
और एंटीजन बी। कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। देखिए आगे बात करते हैं एंटीबॉडीज के बारे में। किनके बारे में बात करेंगे? एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज के बारे में बात करें, इन्हें एग्लूटिनिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एग्लूटिनिन्स कहते हैं हमारे एंटीबॉडीज को। ये रुधिर, प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं। मतलब एंटीजेंस जो पाए जाते हैं वो आरबीसी में पाए जाते हैं, और जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं वो प्लाज्मा के अंदर, रुधिर प्लाज्मा जो होता है, रुधिर का भाग प्लाज्मा या सीरम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन? एंटीबॉडीज। आगे बात करते हैं, देखिए एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होती हैं। कौन सी प्रोटीन के? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के कारण या उसके फलस्वरूप संश्लेषित होती हैं। कौन? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एंटी ए, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, आगे बात करते हैं। परंतु ये शुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किसके रूप में होती हैं? शुद्ध प्रोटीन के रूप में होती हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग या एबीओ सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बात करें, देखिए लैंड स्टीनर के अनुसार एबीओ रुधिर वर्ग सिस्टम के अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीनों की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। किनके आधार पर? ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर ही 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं मनुष्य में? 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। देखिए उपर्युक्त चारों रुधिर वर्गों में से ए, बी तथा ओ वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है, कौन कौन से रुधिर वर्ग की? ए, बी और ओ। इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी। ए बी की खोज थी, मतलब रुधिर वर्ग ए बी जो था, रुधिर वर्ग ए बी की जो खोज की थी वो डिकैस्टलो तथा स्टर्ली ने की थी। किसने की थी? डिकैस्टलो और स्टर्ली ने की थी ए बी रक्त समूह की खोज या ए बी रुधिर वर्ग की खोज। 3 वर्ग समूह या रक्त समूह जो थे, 3 ए, बी और ओ, उनकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। और जबकि जो ए बी रक्त समूह था उसकी खोज डिकैस्टेलो और स्टर्ली ने की थी। आगे बात करते हैं, देखिए हमारे रुधिर वर्गों के बारे में ही। रुधिर वर्ग में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी। अब देखिए जो रुधिर वर्ग होता है उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं। अब देखिए अगर हमारा रुधिर वर्ग ए है, कौन सा है? ए, तो उसके अंदर जो एंटीजन पाई जाएगी वो ए पाई जाएगी। मतलब जिसका रुधिर वर्ग ए होगा तो उसके अंदर एंटीजन ए पाई जाएगी। कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाएगी? एंटीजन ए। और उसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है बी। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? बी। मतलब एंटीजन के विपरीत पाई जाती है हमेशा एंटीबॉडी जो रक्त समूह होता है। ठीक है, तो देखिए अगर रक्त समूह का पता चल गया, रक्त वर्ग है, अब मान लीजिए ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए ही पाई जाएगी, परंतु जो विपरीत होगी वो एंटीबॉडी होगी बी। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आगे रक्त समूह की। कौन सा रक्त समूह? रक्त समूह बी। तो उसमें देखिए एंटीजन क्या होगी? बी होगी। ठीक है, और एंटीबॉडी उसके विपरीत होगी, क्या होगी? एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, तो देखिए जो ए था समूह उसके अंदर एंटीजन ए और जो बी समूह है उसके अंदर एंटीजन बी, परंतु एंटीबॉडी दोनों में क्या होगी? विपरीत होगी। अब देखिए अगर रक्त समूह ए भी है तो उसके अंदर एंटीजन ए भी पाई जाती है, परंतु कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीजन पाई जाती है, केवल एंटीबॉडी
नहीं पाई जाती है, कोई भी एंटीजन होती है ए बी और एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। अगर रक्त समूह ओ है या रक्त वर्ग जो है वो ओ है तो देखिए उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है और एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं, दोनों ए बी। इसी के कारण जो सर्वग्राही होता है वो ए बी कहलाता है और सर्वदाता कहलाता है हमारा ओ। आगे बात करेंगे देखिए इसी के बारे में, आगे बात करते हैं। देखिए रुधिर आधान के लिए रुधिर वर्ग, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं रुधिर वर्ग ए की, तो किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है, मतलब किसको आधान कर सकता है, मतलब किसको वह रुधिर वर्ग दे सकता है और किससे ग्रहण कर सकता है, मतलब वह किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो देखिए अगर रुधिर वर्ग ए है तो वो दे सकता है किसको, ए को और ए बी को, दोनों को दे सकता है। परंतु अगर किसी से ले सकता है तो ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है, ए बी से नहीं लेगा। किससे नहीं लेगा, वो ए बी से नहीं लेगा, परंतु किससे ले सकता है, ए से और ओ से रक्त वह ले सकता है। अगर रक्त वर्ग बी है तो वो बी से बी क्या बोलते हैं, बी को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, और ले किससे सकता है, ओ से ले सकता है और बी से ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अगर देखिए ए बी है तो वो किसको रक्त दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ठीक है। किसको दे सकता है, ए बी को। परंतु अगर उसके लेने की बात आ जाए तो वो ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, मतलब ओ से भी, ए से भी, बी से भी और ए बी से भी, मतलब सभी से ग्रहण कर सकता है वो रक्त, इसीलिए उसको सर्वग्राही कहा जाता है ए बी को, ठीक है। अगर बात करें हम ओ की तो देखिए वो किसको रक्त दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है, और ओ को भी दे सकता है। किसको दे सकता है, ओ को। परंतु अगर उसके लेने की बात आ जाए रक्त की तो वो केवल ओ से ले सकता है। किससे, जिसका रक्त वर्ग ओ होगा उसी से रक्त लेगा, वरना दे सभी को सकता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। जिसका रक्त वर्ग ओ होता है, सॉरी, जिसका रक्त वर्ग समूह ओ है वो सभी को रक्त दे सकता है और ले सकता है केवल ओ से, और जिसका रक्त वर्ग ए बी है तो वो केवल ए बी को दे सकता है परंतु ले सकता है सभी से, और ओ जो है वो दे सकता है सभी को। आगे बात करते हैं मनुष्य में रक्त का आधान। अब देखिए इसके बारे में बात करें, यदि मनुष्य में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है, मतलब एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी के विपरीत ही पाया जाता है। एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी हमेशा कैसी होगी, बी होगी, ठीक है। तथा यदि मनुष्य में एंटीजन बी पाया जाता है तो उसकी एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। कौन सी पाई जाती है, ए पाई जाती है। आगे बात करते हैं देखिए इसके बारे में। देखिए इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में रक्त का अभिश्लेषण नहीं होता, मतलब कि इसके बारे में आगे आपको बताएं। अभिश्लेषण मतलब कि उनका रक्त जो है आपस में मिलकर के थक्का नहीं बन पाता है। क्या नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का या रक्त का जमाव नहीं हो पाता है अंदर, ठीक है। जिससे कि क्या हो जाता है कि अगर एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में मिल जाती हैं तो उससे क्या होता है कि आपस में वो रक्त एक होने लगता है उन एंटीबॉडीज के कारण, और वो अंदर ही अंदर जमने लगता है और नष्ट होने लगता है, ठीक है। आरबीसी क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं उसी के कारण। लेकिन यदि रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग बी का रक्त दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में रुधिर ग्रहण करने वाले व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडीज एक दूसरे के अनुरूप हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे के समान हो जाती हैं और रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है। इस रक्त के अभिश्लेषण के कारण रुधिर वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि अवरोध मतलब कि जब एंटीजन और एंटीबॉडीज एक हो जाती हैं तो जो रक्त होता है वो जमने लगता है, और जमने लगता है तो क्या हो जाता है कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, अवरोध हो जाता है उनके अंदर रक्त, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि
रुधिर आधान मतलब खून चढ़ाने के समय रुधिर वर्ग का मिलान किया जाता है। मतलब इसी के कारण जो रुधिर वर्ग है उसको चेक किया जाता है। किसी को रक्त देने से पहले, रुधिर देने से पहले उसकी जांच की जाती है रुधिर वर्ग की कि कौन सा रुधिर वर्ग है, जिससे कि हम उसी रुधिर वर्ग का रुधिर दे सके। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, रुधिर वर्ग O वाले व्यक्ति का रुधिर सभी रुधिर वर्गों वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है। मतलब कि जो रुधिर वर्ग O होता है, ठीक है, वो सभी को रक्त दे सकता है। अतः O रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता कहा जाता है। रुधिर वर्ग AB वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। मतलब कि O जो है वो सबको दे सकता है और इसको किसी का भी दिया जा सकता है। अतः AB रुधिर वर्ग को सर्वात्रिग्राही कहा जाता है। मतलब सर्वग्राही कहा जाता है। मतलब सभी का रक्त वह ले सकता है, उसको सब हजम है। मतलब रुधिर वर्ग के जिन्स मनुष्य की संततियों की लाल रुधिर कणिकाओं में बनने वाले एंटीजन का निर्धारण जीन्स करते हैं। कौन करते हैं? जीन्स करते हैं। इन जीन्स की अभिव्यक्ति अंग्रेजी के आई अक्षर से की जाती है। किससे की जाती है? आई अक्षर से की जाती है, अंग्रेजी के। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें जो आई है हमारा, इस आई का अर्थ क्या होता है? आई का अर्थ होता है आइसोहीमोग्लूटिनिन होता है। क्या होता है? आइसोहीमोग्लूटिनिन होता है। इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। मतलब निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब देखिए कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए, IA मतलब अगर IA है तो यह एंटीजन A का निर्धारण करता है। प्रभावी जीन मतलब किसको करता है? एंटीजन। इस तरीके से अगर I दर्शा रखा है तो वो एंटीजन A को निर्धारित करता है, या निर्धारण किसका करता है? एंटीजन A का निर्धारण करता है। और IB करके दर्शा रखा है तो यह एंटीजन B का निर्धारण करता है और प्रभावी जीन होता है। अगर IO करके दिखा रखा है तो यह किसी भी एंटीजन का विकास नहीं करता है, अप्रभावी जीन है। कैसा है ये? अप्रभावी जीन है। आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में। देखिए, रुधिर वर्ग और जीनोटाइप, रुधिर वर्ग और जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर रुधिर वर्ग A है तो उसके अंदर जीनोटाइप क्या होता है? IA या IA और IO होता है। ठीक है, इसी के आधार पर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर हमारा कोई भी रक्त समूह अगर A वर्ग का है तो वो रक्त किसको दे सकता है? A को दे सकता है और ग्रहण कर सकता है O से। ठीक है, किससे ग्रहण कर सकता है? O से ग्रहण कर सकता है। केवल दे A को सकता है और B को दे सकता है। ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन वो ग्रहण किससे कर सकता है? A से कर सकता है और O से कर सकता है। तो ये जीनोटाइप के आधार पर ही सब कुछ होता है। आगे बात करते हैं। देखिए B, अब B है वो IB तथा IB और O। ठीक है, ये जीनोटाइप्स होते हैं जिसके आधार पर कोई भी रक्त समूह या रक्त वर्ग या रक्त चढ़ाने से पहले जो पहचान की जाती है, लक्षणों को पता किया जाता है। ठीक है, ये जीन्स के आधार पर ही होता है। AB की बात करें तो IA और IB, O की बात करें तो IO और IO होता है। ठीक है, ये था जीनोटाइप्स जो अलग अलग रक्त वर्ग समूह में अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं। देखिए, किंतु जिस संतान या संतति को माता पिता से IA और IB जीन प्राप्त होता है, मतलब कौन सा जीन्स प्राप्त होता है? IA और IB जीन्स प्राप्त होगा तो उसमें एंटीजन A तथा एंटीजन B दोनों विकसित होंगे।
मतलब अगर आई ए और आई बी एंटीजन के आधार पर होती है, जीन्स जो दर्शाते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी को दर्शा रही है, तो क्या होगा कि इसमें दोनों ही लक्षण पाए जाएंगे। जो संतान होगी उसमें क्या होगा, दोनों लक्षण पाए जाएंगे, एंटीजन ए के भी और एंटीजन बी के भी, दोनों विकसित होंगे, क्योंकि ये जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं। ठीक है, ये समान जीन जो होते हैं वो समान रूप से प्रभावी होते हैं, एक समान रूप से प्रभावी होते हैं। अतः संतान का रुधिर वर्ग ए बी होगा। जब दोनों जीन्स प्रभावी होंगे, ए बी और बी एंटीजन वाला भी और ए एंटीजन वाला भी, तो उसमें जो रुधिर वर्ग बनेगा वो कौन सा होगा, संतान के अंदर ए बी बनेगा। जो संतति आईओ जींस प्राप्त करेगी उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, इसी के कारण होता है। मान लीजिए अगर जींस अगर कोई भी एंटीजन नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होती है जिनका रुधिर वर्ग ओ होता है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो संतान होगी उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा और उसका जो रुधिर वर्ग होगा वह भी कौन सा होगा, ओ ही होगा, क्योंकि एंटीजन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा, तो इस वजह से उसके अंदर कोई भी एंटीजन विकसित नहीं होगी, इसलिए उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए रुधिर वर्ग की वंशागति, किसके बारे में बात करते हैं, रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में। तो देखिए रुधिर वर्ग और संतति का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। मतलब कि जैसे कि इधर तो होंगे माता पिता रुधिर वर्ग जो होंगे, और इधर जो संतान होगी उसके अंदर कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा और कौन सा नहीं पाया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर माता पिता दोनों का रक्त समूह या रक्त वर्ग ए है, तो देखिए कौन सा हो सकता है, या तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। जो संतान पैदा होगी या तो उसका जो रुधिर वर्ग होगा वो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। और कौन सा नहीं हो सकता है, न तो बी हो सकता है और न ही ए भी हो सकता है। आगे अगर मान लीजिए माता पिता में से इनमें से कोई भी हो, ये नहीं कि आप सोचे कि अगर ए माता ही होगी और केवल बी जो है वो पिता ही होगा, नहीं, चाहे तो बी माता हो जाए और चाहे ए का मतलब माता का रक्त समूह चाहे बी हो जाए चाहे ए हो जाए, एक होगा। ठीक है, इन दोनों में बताया गया, मतलब कि किसी का भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बताया गया अगर माता पिता ए और बी रक्त समूह के होते हैं तो उनकी संतान का जो रक्त समूह होता है कौन सा होता है, ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, मतलब सभी हो जाते हैं अगर ए बी है तो। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। अगर रुधिर वर्ग ए और बी है, ए और ए बी है, तो उसमें जो संतान के अंदर होगा वो ए होगा, बी होगा और ए बी होगा, ओ नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा भाई, ओ नहीं होगा। अगर जो माता पिता का रक्त ए और ओ है तो उनकी संतान के अंदर ए होगा और ओ होगा, और बी और ए बी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, बी और ए बी नहीं पाया जाएगा। आगे बात करते हैं। अगर देखिए संतान माता पिता का अगर रक्त वर्ग ए बी बी है तो देखिए संतान में क्या होगा, बी होगा या फिर ओ होगा। कौन सा नहीं होगा, ए नहीं होगा, और उसका रक्त वर्ग कौन सा नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा। अब देखिए अगर होगा, अगर मान लीजिए माता पिता में से दोनों का किसी का भी बी हो किसी का ए बी हो, अगर इन बी और ए बी दे रखा है तो संतान में क्या होगा, ए होगा, बी होगा और ए बी होगा, परंतु ओ नहीं होगा। अगर मान लीजिए माता पिता में से एक का बी और एक का ओ है तो संतान में बी होगा और ओ होगा, ए नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। और अगर ए बी है दोनों माता पिता का तो रक्त वर्ग ए होगा या तो बी होगा या ए बी होगा, ओ नहीं होगा। और अगर मान लीजिए माता पिता ए बी है और ओ है तो उनका रक्त वर्ग ए बी होगा और ए होगा या बी होगा, ये ए या बी है। अगर ए बी और ओ है माता पिता में तो जो संतान होगी उसका रक्त या तो ए होगा या बी होगा। क्या होगा, या तो रक्त ए होगा या बी होगा, परंतु कौन सा नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और ओ नहीं होगा। ये दोनों नहीं पाए जाएंगे, तो ए पाया जाएगा या बी पाया जाएगा। अगर मान लीजिए माता पिता दोनों ओ रक्त वर्ग के हैं तो संतान में ओ रक्त वर्ग होगा और ए न होगा, न बी होगा, न ए बी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में, आरएच कारक या एंटीजन जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आरएच एंटीजन बोल दीजिए या आरएच कारक बोल दीजिए, आरएच फैक्टर बोल दीजिए। इस एंटीजन की खोज
कार्ल एंड स्टीनर तथा वीनर ने की थी। कौन से आरएच फैक्टर कारक या आरएच जो एंटीजन है उसकी जो खोज की थी वो कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने की थी 1940 में। कब की थी? 1940 में की थी। और इन्होंने रेसिस बंदर के अंदर की थी और उसकी लाल रुधिर कणिकाओं में ज्ञात किया था। और किसके अंदर खोजा था? आरबीसी के अंदर। मतलब आरएच फैक्टर या आरएच जो एंटीजन की खोज की थी वो कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने की थी और लाल रक्त कणिकाओं के अंदर की थी। किन में की थी? आरबीसी में की थी। यह कारक मनुष्य में भी पाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हम हैं वो बंदरों के ही मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर ही हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लक्षण बंदरों के अंदर पाए जाते हैं तो वो अधिकतर लक्षण मनुष्य के अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि वह परीक्षण करके देखते हैं पहले मनुष्य बंदर के ऊपर और फिर देखा मनुष्य के ऊपर कि ये कारक अगर बंदर के अंदर है तो मनुष्य के अंदर भी होगा। इसलिए आरएच कारक के आधार पर परामनुष्यों का वर्गीकरण किया गया। अब देखिए परानी पर होगा, ये क्या होगा यहाँ पर? परानी पर, मतलब आरएच कारक के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण किया गया। क्या होगा यहाँ पर? ये पर होगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। नंबर 1, आरएच पॉजिटिव जिनके अंदर आरएच प्लस एंटीजन पाई जाती है। ये क्या है? एक प्रकार की एंटीजन है, मैंने आपको बता दिया, एंटीजन प्रोटीन एक तरीके की। और कौन सी? आरएच प्लस मतलब आरएच पॉजिटिव। जिन मनुष्यों की आरबीसी में यह आरएच एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें आरएच प्लस मनुष्य कहते हैं, या वो आरएच प्लस मनुष्य होते हैं। और जिनमें आरएच निगेटिव होता है मतलब आरएच माइनस, जिन मनुष्यों की आरबीसी में यह नहीं पाया जाता, यह एंटीजन अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है, उन मनुष्यों को आरएच माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएच माइनस कहते हैं, आरएच माइनस। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में। देखिए आरएच प्लस रुधिर का आधान सामान्यतः मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में आरएच एंटीजन का एंटीबॉडी आरएच माइनस नहीं पाया जाता। मतलब जो एंटीजन आरएच होती है उसमें एंटीबॉडी आरएच माइनस नहीं पाया जाता, किंतु यदि रुधिर आधान में किसी आरएच माइनस व्यक्ति को किसी आरएच प्लस का रुधिर चढ़ाया जाता है तब उस समय उस ग्राही के लिए आरएच एंटीजन फॉरेन बॉडी की तरह कार्य करता है। ठीक है, फॉरेन बॉडी मतलब एक अनजान बॉडी की तरह कार्य करता है, जिससे ग्राही व्यक्ति मतलब आरएच माइनस के रुधिर में आरएच एंटीजन से प्रतिक्रिया करने के लिए आरएच माइनस एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि मान लीजिए अगर उस कोई भी आरएच कारक का मतलब जिसके अंदर आरएच पॉजिटिव रक्त है उसको आरएच माइनस वाले को चढ़ा दिया जाता है। मतलब कि जो आरएच माइनस में यदि कोई किसी जो आधान व्यक्ति है, आधान में किसी आरएच माइनस व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव का रक्त चढ़ा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसके अंदर एक अनजान मतलब जब उसके अंदर जाएगी एक एंटीबॉडी जाएगी अनजान, तो उसके प्रतिक्रिया जब होगी वो एक फॉरेन बॉडी की तरह कार्य करेगी और उसमें क्या होगा, एक आरएच माइनस एंटीबॉडी तैयार होगी उसके विपरीत। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि आरएच माइनस एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति जो रक्त को ग्रहण कर रहा है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में ही ये आवश्यक है। देखिए पुनः आवश्यकता पड़ने पर ग्राही व्यक्ति आरएच माइनस में जिसके रुधिर में आरएच माइनस एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है उसको किसी आरएच प्लस व्यक्ति का रुधिर चढ़ाने पर इन आरएच माइनस एंटीबॉडी के कारण दाता या आरएच माइनस व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाएं ग्राही के रुधिर में समूह के रूप में चिपकने लगती हैं। कैसे चिपकने लगती है? एक समूह के रूप में चिपकने लगती है तथा रुधिर कणिकाओं का समूहन हो जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनने के कारण रुधिर परिसंचरण
रुक जाने से ग्राही की मृत्यु हो जाती है। मतलब देखिए क्या होता है कि जब विपरीत एंटीबॉडी तैयार होती है, कैसी, जो अब मान लीजिए RH प्लस वाले को RH माइनस वाले को RH प्लस वाला रक्त चढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आवश्यकता पड़ने पर, जैसे कि मान लीजिए एक बार तो क्या होगा, कोई लक्षण नहीं होगा, मान लीजिए पुनः उसको रक्त चढ़ा दिया जाता है, तो क्या होगा कि एंटीबॉडी जो तैयार हुई है उसके कारण, मतलब जो RH माइनस एंटीबॉडी तैयार हुई है उसके कारण क्या होगा कि जो उसका जो रक्त होगा उसके शरीर के अंदर जो लाल रुधिर कणिकाएं होंगी, वो जो ग्राही होगा उसके रुधिर में समूह के रूप में चिपकने लगेंगी, मतलब आपस में इकट्ठा होने लगेंगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो कणिकाएं होंगी, रुधिर कणिकाएं, वो समूहन हो जाएंगी आपस में, मतलब मिल जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक रक्त का थक्का बन जाएगा, क्या हो जाएगा, रक्त का जमाव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उस व्यक्ति की, उस ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति की, उस ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए RH कारक की भी जांच की जाती है। अब देखिए, अतः रुधिर आधान में अन्य एंटीजेंस की भांति RH माइनस एंटीजन को भी ज्ञात करना आवश्यक होता है। मतलब RH फैक्टर को भी ज्ञात करना आवश्यक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि RH प्लस वाले को RH माइनस वाले को RH प्लस वाले का ब्लड चढ़ा दिया जाए, जिसके कारण क्या हो कि उसकी मृत्यु हो जाए RH माइनस वाले की। परंतु आप ऐसी स्थिति में देखेंगे, अगर किसी RH माइनस वाले को, अगर RH माइनस जो RH माइनस वाला होगा उसको अगर RH प्लस वाले को रक्त चढ़ाया जाता है, उसका RH माइनस वाले का, तो ऐसी स्थिति में चाहे आप 1 से 50 बार या कितनी बार भी अगर आप RH प्लस वाले को RH माइनस वाले का रक्त डोनेट करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि RH जो माइनस वाला, RH माइनस कारक वाला, RH माइनस फैक्टर वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, आपने देखा होगा O रक्त वर्ग, कौन सा, O, तो आप कहोगे कि जो O रक्त वर्ग है वो सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वदाता। क्या होता है, वो सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता होता है। परंतु जो O होता है वो सर्वदाता नहीं होता है, O माइनस सर्वदाता होता है। अगर वो कह दे सामान्य तौर पर कि O सर्वदाता होता है, ये बात सही है, परंतु अगर ऑप्शन में देती तो O माइनस सर्वदाता होता है, न कि O प्लस होता है, ठीक है। इसी RH फैक्टर के कारण होता है ये जो होता है ये परिवर्तन, ये इस RH फैक्टर के कारण, RH कारक के कारण, या RH एंटीजन के कारण होता है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में आगे देखें तो RH माइनस एंटीजन की वंशागति। तो देखिए इसमें देखिए RH प्लस लक्षण RH माइनस लक्षण पर प्रबल होता है। तो देखिए अगर इसके बारे में बात करें कि इससे एक संबंधित रोग होता है, उसके बारे में बात करें तो देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस कहा जाता है उस रोग को, उसके बारे में बात करते हैं। यह RH कारक से संबंधित रोग है जो केवल गर्भ अवस्था में शिशुओं में होता है। मतलब जब मां के गर्भ के अंदर शिशु पल रहा होता है तो उसी के अंदर इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इससे प्रभावित शिशु की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। जब जो इससे प्रभावित शिशु होते हैं उनकी गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु सदैव RH प्लस तथा इनकी माता RH माइनस तथा पिता RH प्लस होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो माता होगी उनका रक्त जो होता है वो RH माइनस कारक का होता है, और मतलब RH फैक्टर नहीं पाया जाता है, परंतु अगर RH पिता के अंदर RH फैक्टर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो शिशु होता है गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मैंने आपको ऊपर बताया था कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है एक समूह के रूप में चिपकने लगती हैं, और चिपकने के कारण क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, उसके कारण ही क्या होता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। रोग के कारण RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव स्त्री में विवाह होने पर इनसे उत्पन्न होने वाली संतति की भ्रूण अवस्था के परिवर्धन काल में भ्रूण की RBC से RH कारक या एंटीजन प्लेसेंटा, जो इसका प्लेसेंटा होता है, उससे क्या होता है, से होकर माता के रुधिर में
पहुंच जाता है। प्लेसेंटा से होकर कहाँ जाता है एंटीजन? प्लेसेंटा से होकर माता के रुधिर में पहुंच जाता है। अतः माता के रुधिर में इस बाहरी आरएच कारक या एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था कि इससे मतलब जब एक अनजान कोई एंटीजन तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है? उसके विपरीत तैयार हो जाती है, जिसके कारण अगर मान लीजिए कोई एक अलग से एंटीजन आ रही है तो उससे लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए किस तरीके से उसको संभाला जाए या किस तरीके से उसका प्रभाव कम हो, उसके लिए एक विपरीत एंटीबॉडी तैयार हो जाती है उस एंटीजन के विपरीत। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए सामान्यतः प्रथम गर्भ के शिशु को विशेष हानि नहीं होती है। मतलब जो पहला बच्चा होता है उसे कोई हानि नहीं होती है सामान्य तौर पर, क्योंकि इस समय तक माता के रुधिर में आरएच एंटीबॉडी की थोड़ी ही मात्रा बन पाती है। मतलब जो आरएच एंटीबॉडी होती है वो थोड़ी मात्रा में बन पाती है, किंतु बाद में माता के रुधिर में आरएच एंटीबॉडी के अधिक बन जाने के कारण अन्य गर्भ के आरएच प्लस शिशुओं में इस रोग की संभावना प्रबल हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है इस रोग की संभावना। इस स्थिति में माता के रुधिर के आरएच माइनस एंटीबॉडी भ्रूण के आरबीसी के आरएच प्लस एंटीबॉडी के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बना देते हैं। क्या हो जाता है? रुधिर जम जाता है और जिससे क्या होता है कि इस भ्रूण के रुधिर का संवहन हो जाता है तथा भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है जो भ्रूण होता है। देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए आगे बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग के उपचार के लिए रुधिर प्लाज्मा से तैयार किए गए इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसमें अत्यंत प्रभावकारी आरएच माइनस एंटीबॉडी होता है, इसकी कुछ मात्रा माता के रुधिर के इंजेक्ट की जाती है। मतलब जो माता का रुधिर होता है उसमें इंजेक्ट की जाती है। यह इम्यूनोग्लोबुलिन उन आरएच एंटीजन को नष्ट कर देता है, जो आरएच एंटीजन होते हैं उनको मार देता है, नष्ट कर देता है, जो भ्रूण से प्लासेंटा के माध्यम से माता के रुधिर में पहुंच जाते हैं। जो भ्रूण से क्या होता है? माता के प्लेसेंटा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। आगे बात करें। देखिए आरएच कारक का संतति पर प्रभाव बात करते हैं। देखिए पिता मतलब फादर और माता। अब देखिए अगर पिता आरएच कारक का है, मतलब आरएच पॉजिटिव है और माता भी आरएच पॉजिटिव है, तो क्या होगा? जो होने वाली संतान होगी उसमें आरएच पॉजिटिव सामान्य होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संतान को। यदि पिता आरएच माइनस है और माता आरएच प्लस है तो तब भी जो संतान होगी वो सामान्य होगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल होगी। और अगर मान लीजिए पिता का जो रक्त है वो आरएच माइनस है, मतलब कि उसके अंदर एंटीजन आरएच नहीं पाई जा रही है, और माता के रक्त में भी, तो क्या होगा? आरएच माइनस सामान्य होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संतति के अंदर, या जो बच्चे होंगे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करें। अगर देख ली मान लीजिए पिता जो है वो आरएच प्लस है और माता का रक्त आरएच माइनस एंटीजन का है, तो आरएच प्लस शिशु में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस होने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस नामक जो रोग होता है उसके बढ़ने का खतरा हो जाता है, जिससे कि शिशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए लसिका, किसके बारे में बात करते हैं? आगे परिसंचरण तंत्र का भाग है लसिका। किसके बारे में बात करते हैं? लसिका के बारे में, लिम्फ के बारे में। लसिका रुधिर वाहिनियों तथा उत्तकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मतलब जो खाली स्थान होता है किनके? रुधिर वाहिनियों और उत्तक के मध्य में
उनमें पाया जाता है। एक रंगहीन और स्वच्छ पदार्थ होता है जो उनके मध्य में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर उत्तक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। मतलब जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो कोशिकाओं की पतली दीवार से छन करके कहा जाता है, कोशिका के संपर्क में आ जाता है, जो रुधिर प्लाज्मा होता है। इस छने हुए द्रव के लसिका या भतक द्रव कहते हैं। मतलब जो छना हुआ द्रव के नहीं, द्रव को क्या हुआ, इसको द्रव को, इस छने हुए द्रव को लसिका या भतक कहते हैं। क्या कहते हैं? भतक द्रव कहते हैं। देखिए, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी नहीं पाई जाती। मतलब जो लसिका होती है उसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं मतलब आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। मतलब क्या पाई जाती हैं? डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आगे बात करें, देखिए इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ होती हैं उनकी मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इसमें CO2 तथा उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। किनकी मात्रा अधिक होती है? CO2 और उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। मतलब ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है, परंतु CO2 और उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। लसिका के कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लसिका का कार्य होता है, नंबर 1 कार्य के बारे में बात करें। देखिए लसिका के, यह कोशिका उत्तकों से CO2 एवं अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर रुधिर तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है भाई? रुधिर तक पहुंचता है, CO2 को और हानिकारक पदार्थों को लेकर। आगे बात करते हैं, देखिए कार्य के बारे में। कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने का कार्य करता है कौन? लसिका। आगे बात करें, लसिका अंगों में, लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। जो लसिका अंग होते हैं और लसिका ग्रंथियां होती हैं उनमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। किनका भक्षण करती है भाई? जीवाणुओं का। यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायक होती हैं कौन? लसिकाएं। मतलब कोमल अंगों की रक्षा करती हैं, उनको रगड़ से बचाने के लिए भी मदद करती हैं। मनुष्य में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है, अतः मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। मनुष्य में अलग अलग धमनियों के अंदर या अलग अलग रक्त प्रभावित होने के कारण उसको क्या कहा जाता है? दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है, दोहरा रुधिर पथ परिवहन कहते हैं। देखिए ये आपका परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।